हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया के चैप्टर 5 को पढ़ेंगे। जो चैप्टर 4 है उस पर आपको जल्द ही वीडियो मिल जाएगी, बट आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 5 को, डेवलपमेंट प्रोसेस के चैप्टर 5 को पढ़ने जा रहे हैं। अपनी प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 5 है, और अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो ये यूनिट 3 का चैप्टर 1 है, हरित क्रांति एवं इसके प्रभाव। देखिए दोस्तों, हरित क्रांति को हमने पहले भी पढ़ रखा है, बट इस वीडियो में मतलब कोशिश है कि थोड़ा डिटेल हो। पहले का मतलब है कि आपने स्कूल टाइम पर हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह के बारे में हल्का हल्का पढ़ रखा होगा, बट आज की इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल के साथ आपको हरित क्रांति और उसके प्रभावों को पढ़ाया जाएगा। कोशिश रहेगी ज़्यादा डिटेल भी ना हो और आपको समझ भी आ जाए। डिटेल हो तो इतना हो जितना आपको आसानी से समझ आ जाए। प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखना ताकि सारी बातें मैं आपको समझा सकूं और सारी बातें आप समझ सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं पृष्ठभूमि की। आखिर क्या बैकग्राउंड था कि हरित क्रांति भारत में हुई, मतलब आखिर क्या रीज़न था कि हरित क्रांति भारत में हुई। तो सबसे पहले एक पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं। 1947 से पहले भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। औपनिवेशिक शासन के दुष्परिणाम से भारत का शायद ही कोई वर्ग अछूता रहा होगा। औपनिवेशिक भारत में कृषकों की दशा अन्य वर्गों की तुलना में सबसे ज़्यादा बदतर थी। इसका कारण था लगान। सरकार ने भू राजस्व की रकम बढ़ाने के लिए कई प्रकार के भू राजस्व प्रणाली का प्रयोग किया। स्थायी बंदोबस्त, महालबाड़ी एवं रैयतबाड़ी जैसे कई सारे भू राजस्व प्रणाली लागू की गई थी। इन सभी का एक उद्देश्य था कृषकों से अधिक लगान वसूल करना। हालांकि बहुत सारे इतिहासकार इन व्यवस्थाओं को कृषि विकास से जोड़कर देखते हैं। इस प्रकार की शोषणकारी व्यवस्था ने आत्मनिर्भर भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बुरी तरीके से प्रभावित किया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं जिक्र करूँगा, थोड़ी सी हटकर है बट ध्यान से सुनिए। देखिए, अनेक शासक आते थे और चले जाते थे। देश था हमारा भारत, उसमें या पूरे विश्व में की बात करें हम, बट स्पेशली भारत की बात करते हैं। देखिए, भारत हमारा देश है, तो भारत में हमने देखा है कि अनेक राजा आए, अनेक शासक आए, विदेशी कई सारे शासकों ने भारत के ऊपर राज किया, कई सारे युद्ध हुए, सब कुछ होता था। बट आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो गांव का स्वरूप था वो उसमें काफ़ी स्थिरता पाई जाती थी। बहुत सारे भारत में युद्ध लड़े गए, बहुत सारे विनाश हुए, बट जो गांव थे, जो ग्रामीण इलाके थे, वो बहुत मजबूत हुआ करते थे। इसका कारण ये था कि जो गांव की जनता थी, गांव का जो सिस्टम था, समाज था, वो स्थिरता वाला था। वहाँ पर स्टेबिलिटी पाई जाती थी। शासक आते थे, चले जाते थे, ग्रामीणों का बस काम था कि उन्हें वो टाइम पर टैक्स दे दें, थोड़ा ही सही, जितना होता था उस समय माना जाता था, जितना टैक्स उतना ग्रामीण किसी भी तरह उस राजा को दे देते थे। इस तरह जो ग्राम थे, गांव थे, वो आत्मनिर्भर थे, और आत्मनिर्भर होने के कारण ही गांव पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था। अलग अलग शासक आते थे तो गांव पर इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था पहले। मतलब कहने का ये है कि अंग्रेज़ों के आने से पहले, मतलब औपनिवेशिक टाइम से पहले भारत के जो गांव थे वो काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर थे। कहीं कहीं पर कोई विपदा आती थी, अकाल आता था, तभी गांव की हालत ख़राब होती थी। ज़्यादातर ये था कि गांव की स्थिति काफ़ी ठीक थी, सब कुछ सही था। बट जब ये अंग्रेज आते हैं, अंग्रेजी शासन स्थापित होता है, तो इनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि किस तरह हम किसानों से अधिक टैक्स वसूल करें। इसके कारण अलग अलग समय समय पर अलग अलग कर से संबंधित, टैक्स से संबंधित, कृषि से संबंधित नीतियां लाई गई। अलग अलग नियमों को लागू किया गया टैक्स से संबंधित, ताकि अधिक से अधिक किसानों से मतलब कर या टैक्स वसूल किया जा सके। क्योंकि भाई मेन तो किसान ही है, मेन चीज़ तो पहले अर्थव्यवस्था की क्या था, कृषि ही था सब कुछ। कृषि से ही आय होती थी सबसे बड़ी, तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेने पर जोर दिया जाता था। कहने का मतलब ये है कि ये जो शोषणकारी व्यवस्था थी अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई थी, इसके द्वारा भारत की जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में निजी संपत्ति की धारणा की भी शुरुआत हुई।
तथा क्षेत्र में नए वर्गों जैसे जमींदार, सूदखोर, कृषक, मजदूर आदि का आविर्भाव हुआ। परिणामतः कृषि विकास अवरुद्ध होता गया। मतलब ये है कि इस व्यवस्था के कारण अब निजी संपत्ति, जो निजी कृषि थी, उसका विकास हुआ। कहने का मतलब है कि पहले नॉर्मली कृषि की जाती थी, अर्थव्यवस्था को नॉर्मली चलाने के लिए की जाती थी, बट अब कृषि वो साधन बन गया जिससे कि संपत्ति को अर्जित किया जा सके। मतलब जो किसान थे वो तो नहीं, बट किसान की जगह जमींदार, सूदखोर, इन सब चीज़ों ने कृषि पर अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश की। कैसे? किसानों को अपने अंडर में लेकर उनसे मतलब कृषि करवाना, उनसे अपनी हिस्सेदारी मांगना, मतलब बड़ी बड़ी ज़मीनों पर किसानों से खेती करवाना और उनसे कहना कि खेती करने के बाद आधे से ज़्यादा जो अनाज है वो हमारा है, क्योंकि ज़मीन हमारी है। तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। विदेशी शासन ने भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को हर तरीके से प्रभावित किया। खाद्यान्न फसलों की उत्पादकता में कमी आई तथा कृषि का वाणिज्यीकरण तथा वाणिज्यिक कृषि पर किसानों की बढ़ती निर्भरता आदि के रूप में देखा जा सकता है। 1901 से लेकर 1941 में प्रति व्यक्ति कृषि उत्पादन में 10-15% की कमी आई। ऐसा देखा गया कि इन्हीं वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन में कमी लगातार होते चली गई। कृषि के वाणिज्यीकरण का प्रभाव यह हुआ कि कृषि उत्पादन में खाद्यान्न फसलों की जगह नकदी फसलों को बढ़ावा दिया जाने लगा। कृषि उत्पादन ग्रामीण जनमानस के लिए न होकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए होने लगा। चाय, कॉफ़ी तथा रबड़ जैसी नकदी फसलों के उत्पादन में आशातीत बढ़ोतरी हुई। इसके साथ साथ किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। अब देखिए दोस्तों, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ औपनिवेशिक टाइम पर। वाणिज्यीकरण का मतलब है कि पहले जो गांव की अर्थव्यवस्था थी, कृषि से जो चलती थी अर्थव्यवस्था, उसमें होता ये था कि जो भी उत्पादन होता था उसको आसपास के इलाके या जो आसपास के शहर हैं उनके लिए उत्पादित किया जाता था। मतलब मान लो कि किसी गांव में गेहूं का उत्पादन हो रहा था, तो वो आसपास के जो शहर थे या गांव की पूरी जनसंख्या थी तो उनके लिए उत्पादन होता था और ऐसे मतलब अनाज बेच दिया जाता था आसपास ही, ठीक है, और थोड़ा सा शहर में जाकर भी बेच दिया जाता था अनाज, यहाँ तक ठीक था। बट अब वाणिज्यीकरण होने से हुआ ये कि अब जो भी वस्तुएं उगाई जाती थी वो विदेश भेजी जाने लगीं और विदेश में जिन वस्तुओं की मांग थी उन्हीं वस्तुओं को फिर अंग्रेजों ने दबाव डालकर किसानों से कहा कि आप उसको उगाओ। अब भारत में जो खाद्यान्न फसलें हैं वो यही हैं, गेहूँ, चावल, दाल, ये खाद्यान्न फसलें जो हम खाने में यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। बट जो इंटरनेशनल मार्केट थी और जो बड़े बड़े जो लोग थे उनकी डिमांड थी कि मतलब जो चाय, कॉफ़ी, रबड़ या नील जैसी जो नकदी फसलें थीं जिन्हें जिन्हें बहुत ही आसानी से विश्व बाज़ार में बेचा जा सकता था, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, उस डिमांड के कारण अब इन वस्तुओं इन इन जो ये फसलें थी, नकदी फसलें, इनको उगाया जाना लगा। अब इससे हुआ ये कि भारत में जो खाद्यान्न फसलें थी उसका उत्पादन कम हो गया और इससे भारतीय किसान की दशा और भी खराब हुई। उनमें अकाल तथा भुखमरी जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने की क्षमता नहीं रह गई। अब जो किसान थे उनकी हालत इतनी बेकार हो गई कि अब वो अकाल या भुखमरी का या किसी दूसरी प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़ वगैरह का सामना करने की क्षमता अब उनके अंदर नहीं थी। इस कारण दक्षिण भारत में कई किसान आंदोलन भी हुए। औपनिवेशिक टाइम पर भारत में कई सारे अकाल भी आए। 1943 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा एवं इसमें 30 से भी ज़्यादा लाख लोगों की मृत्यु केवल सिर्फ बंगाल में हुई थी। तो देखिए दोस्तों, बंगाल में 30 या 40 या कई बार 20 लाख कहा जाता है लोगों की संख्या, अब स्पष्ट नहीं है पूरी, बट फिर भी 30 लाख लोगों की भूखमरी के कारण, अकाल के कारण केवल बंगाल में मृत्यु हो जाती है 1943 में। तो देख सकते हैं कि क्या हालत कर दी थी किसानों की औपनिवेशिक टाइम पर। इसको थोड़ा फील करें अगर हम कि अकाल के कारण इतने लाखों लोगों की मृत्यु हो रही है, वो भी 20वीं सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी में ऐसी हालत में 30 से भी ज़्यादा लोग सिर्फ भुखमरी से मर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किसानों की क्या दशा रही होगी।
उपरोक्त वर्णित कृषिगत समस्याओं से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि स्वतंत्र भारत को किस प्रकार की कृषि प्रणाली विरासत में मिली। जिस प्रकार का अकाल ब्रिटिश शासन काल में पड़ा वह इस बात का प्रमाण है कि कृषिगत सुविधाओं का समुचित विकास नहीं हो पाया था। ब्रिटिश शासनकाल में सिंचाई व्यवस्था को लाभकारी बनाने का प्रयास भी नहीं किया गया था। तो फ्रेंड्स, इससे हम समझ सकते हैं, अब 1943 में ही इतना बड़ा अकाल आया, उसके लगभग 4-5 साल बाद भारत आज़ाद हुआ, 4 साल बाद। तो हम समझ सकते हैं कि भारत को अपनी आज़ादी के टाइम पर ही इस तरह की कृषि व्यवस्था मिली जिसमें किसानों की हालत पहले से ही बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। तो ये कृषि प्रणाली विरासत में भारत को आज़ादी के बाद मिली जिसमें अकाल पड़ रहे थे, और ब्रिटिश शासन काल में सिंचाई व्यवस्था पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, जिससे व्यवस्था और दयनीय हो गई थी। 1947 में भारत को स्वतंत्रता के साथ कई समस्याएं भी विरासत में मिली। एक और विभाजन जन्य समस्याएं थी, तो दूसरी ओर इतनी बड़ी जनसंख्या की आजीविका का प्रश्न भी था। हालांकि 1951-52 में जब योजनागत विकास की नींव रखी गई तो कृषि को उसमें महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। तो देखिए दोस्तों, भारत को कई सारी समस्याएं मिली थी आज़ादी के तुरंत बाद ही। सबसे बड़ी समस्या तो मैं कहूँगा विभाजन की थी। बहुत बड़ी सांप्रदायिक दंगे हुए, कितने हजार लोग, लाखों लोग विस्थापित हुए, तो बहुत बड़ी समस्या थी। इसके अलावा इतनी बड़ी जनसंख्या को कैसे संभाला जाए, उनके खाद्यान्न की समस्या, उनके रोजगार की समस्या, कई सारी समस्याएं थी, जिसके चलते भारतीय नीति निर्माताओं ने, स्पेशली नेहरू जी का भी स्पेशली प्रभाव था, जिस कारण से पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया गया था। और फिर प्रथम जो पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी उसमें सिंचाई और बिजली के साथ साथ कृषि संबंधी परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, मतलब कृषि को महत्व दिया गया था। तो पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि को काफ़ी महत्व दिया गया था दोस्तों, बट फिर भी खाद्यान्न समस्या भारत में औपनिवेशिक टाइम से ही थी, और औपनिवेशिक टाइम से ही जो भारत रहा था, भारत अमेरिका जैसे देशों पर खाद्यान्न के लिए निर्भर रहा था। तो ये बहुत बड़ी बात थी, अमेरिका जैसे देशों पर खाद्यान्न की निर्भरता के कारण कई बार भारत को किन्हीं जगहों पर थोड़ा सा अपमान भी सहना पड़ा था। अब अमेरिका, जैसे कि हम जानते ही, संयुक्त राज्य अमेरिका शुरू में तो पूरी तरह पाकिस्तान के ही साथ था। तो 1965 का जब युद्ध हुआ था तो अमेरिका का दबाव था कि पाकिस्तान और मतलब भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध ना करे, नहीं तो वो अनाज वगैरह देना बंद कर देगा, और उसने बंद भी कर दिया था अनाज वगैरह देना उस समय। हालांकि फिर बाद में चालू कर दिया उन परियोजनाओं को। बट इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो समस्या थी वो बहुत बड़ी थी अनाज की। तो अभी तक हमने एक बैकग्राउंड देख लिया कि आखिर भारत में हरित क्रांति क्यों हुई। अगर एक बार और थोड़ा सा मैं समरी दूं तो इसे आप कुछ यूँ समझ सकते हैं कि 1960 के टाइम पर भारत की जो स्थिति थी वो बहुत खराब होती जा रही थी। 1962 में, 1965 में भारत को 2 युद्धों का सामना करना पड़ा था। इसी बीच बहुत सारे क्षेत्रों में, स्पेशली बिहार में अकाल पड़ा था। भारत के कई हिस्सों में अकाल पड़ा था, बहुत सारे लोग भुखमरी से मर रहे थे। मतलब हालत ये हो चुकी थी कि प्रधानमंत्री को भी एक दिन का उपवास रखना पड़ रहा था। अगर आपको याद होगा तो लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान का, वो इसी संदर्भ में दिया था कि जवान इसलिए क्योंकि हमारी लड़ाई चल रही थी, हमें युद्ध के लिए भी तैयार रहना था, लड़ाई कभी भी हो सकती थी। तो जवान की जय की, फिर उन्होंने किसान की भी जय की। वो इसका कारण ये था कि भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था, तो किसान की मतलब कृषि का महत्व बहुत ज़्यादा था। और इसी या इन्हीं सब कारणों के चलते तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1961 से 1966 तक के लागू होनी थी, उसमें नए बीजों के द्वारा या नई सारी किस्म के बीजों या दूसरी मशीनों वगैरह के द्वारा कृषि को उन्नत करने का प्रयास किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में हरित क्रांति सफल हुई। अब सफल हुई इसको लेकर भी कई बार डिबेट है। अब बहुत सारे राज्यों में तो सफल नहीं हुई, कुछ में तो हुई, बट बहुत सारे राज्यों में तो ये सफल नहीं हुई। बट फिर भी भारत इतना कैपेबल हो गया कि अब उसे खाद्यान्न के मामले में दूसरे देशों से ज़्यादा आयात करने की ज़रूरत नहीं थी, और एक आगे चल के एक ऐसा टाइम पीरियड आया कि भारत निर्यात भी कर सकता था।
तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे सही से बात करते हैं हमारे टॉपिक की। तो अब हम डायरेक्ट बात करते हैं कि हरित क्रांति क्या थी। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम गॉर्ड के द्वारा 1968 में किया गया था। गॉर्ड मूलतः अमेरिकी एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के निदेशक थे। कालांतर में इस शब्द का प्रयोग भारत, पाकिस्तान एवं अन्य विकासशील देशों में किया गया। देखिए दोस्तों, हरित क्रांति का सबसे पहले जो प्रयोग था इस शब्द का, वो किया था विलियम गॉर्ड ने। ये कौन थे? तो ये एक एजेंसी थी अमेरिका की, जो कि डेवलपमेंट से संबंधित एक एजेंसी थी। उसके डायरेक्टर थे, निदेशक थे विलियम गॉर्ड। तो उन्होंने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। फिर आगे चलकर हरित क्रांति शब्द का प्रयोग स्पेशली जो विकासशील देश हैं, भारत जैसे जो विकासशील देश हैं, उनमें किया गया। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत करने में मूलतः कृषि मंत्री सी सुब्रमण्यम का उल्लेखनीय योगदान रहा है। एम.एस. स्वामीनाथन एवं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को भी हरित क्रांति के प्रणेता के रूप में माना जाता है। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र एवं किसानों की समस्याओं को समझने वाले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एवं इंदिरा गांधी की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए दोस्तों, विश्व में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो कि एक वैज्ञानिक थे, इनको माना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कृषि मंत्री जो सी सुब्रमण्यम थे, इनका एक अहम रोल था। तो इन्हें भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। हरित क्रांति में काफ़ी महत्व दिया जाता है कि भारत की हरित क्रांति में इनका उल्लेखनीय योगदान रहा है। इनके अलावा लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्रियों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था ताकि भारत में हरित क्रांति सफल हो सके। भारत की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में भी कृषि विकास को प्राथमिकता दी जाती रही है। इस प्रकार संपूर्णतः कृषि विकास का अवलोकन किया जाए तो 1960 का भारतीय कृषि इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दशक रहा है। 1961 से 66 के बीच जो तीसरी पंचवर्षीय ये योजना का काल था, इसी काल में भारत में कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों का प्रयोग शुरू हुआ। शुरुआती दौर में इस परियोजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुनिंदा जिलों में शुरुआत की गई थी या लागू किया गया था इस परियोजना को। इसका नाम गहन कृषि जिला कार्यक्रम इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम IADD रखा गया। जिन जिलों में इसकी शुरुआत हुई वे इस प्रकार हैं, जैसे कि तंजावुर, पश्चिम गोदावरी जो कि आंध्र प्रदेश में है, शाहाबाद, अलीगढ़, रायपुर, लुधियाना, पाली। तो देखिए दोस्तों, ये जो हरित क्रांति के लिए ये जो योजना शुरू की गई थी, जिसे शुरू में पायलट प्रोजेक्ट कहा गया, फिर इसे गहन कृषि जिला कार्यक्रम कहा गया, तो इसे जिले में लागू किया गया था। कुछ चुने हुए जिले थे जहां पर इस योजना को लागू किया गया था। हालांकि फिर बाद में इसे बड़े लेवल पर फिर लागू किया गया और भी इलाकों में, राज्यों में लागू किया गया था। मूल रूप से इस कार्यक्रम में उच्च गुणवत्ता वाले बीज, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग, समुचित सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के माध्यम से कृषि व्यवस्था में एक गत्यात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया। कृषि क्षेत्र में इस प्रकार प्रौद्योगिकी के प्रयोग से कम समय में बेहतर परिणाम देखने को मिले। यही कारण है कि राजनीतिक विश्लेषकों तथा कृषि वैज्ञानिकों ने इस प्रकार की प्रगति को हरित क्रांति का नाम दिया। अब देखिए दोस्तों, ये जो परियोजना शुरू की गई थी, ये जो छोटे-छोटे मतलब प्रोजेक्ट के रूप में जिलों में ये जो परियोजना शुरू की गई थी गहन कृषि की, अब इसका जो मतलब परिणाम निकला वो बहुत अच्छा निकला। अब इसके चलते इस जो कार्यक्रम किया गया था कृषि के क्षेत्र में, इसके चलते नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया था, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग, अच्छे से सिंचाई व्यवस्था का प्रयोग किया गया था। इससे हुआ ये कि अब जो परिणाम आया, जो रिज़ल्ट आया वो बहुत ज़्यादा अच्छा आया।
जो मतलब जो अनाज की पैदावार थी जो पहले कम थी, अब वो बहुत ज़्यादा हो गई। इसी कारण से कृषि वैज्ञानिकों ने इसको हरित क्रांति कहा। देखिए, क्रांति का क्या मतलब होता है, जब वो चीज़ हद से ज़्यादा हो जाए। मतलब अब जो जब आपके पास मतलब आप अनाज उगा रहे थे, तो अनाज आप इतना भी नहीं उगा पा रहे थे कि आपका आसपास का इलाका भी उसको खा पाए। बट अब आप इतना अनाज उगा पा रहे हैं कि आप आसपास क्या, आप दूर जो बहुत दूर है आपसे व्यक्ति, उनको भी आप अनाज का आयात कर रहे हैं। मतलब कि अनाज आप उन लोगों तक भी पहुंचा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि क्रांति सी आ गई, जिसमें जिस चीज़ें पहले बहुत कमी थी, अब उस क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन रहा था। तो इसीलिए इसे क्रांति कहा गया। क्रांति का ये भी मतलब होता है कि पूरी तरह जब कोई चीज़ बदल जाए, तो स्थिति अब पूरी तरह बदल गई। अनाज की पैदावार हद से ज़्यादा बढ़ी, जो पहले मतलब उतनी नहीं थी। उम्मीद से ज़्यादा बढ़ी अनाज की पैदावार, जिसके कारण उसे क्रांति का नाम दिया गया, हरित क्रांति कहा गया। हरित का मतलब तो अनाज से संबंधित है, और क्रांति तो समझ गए आप। तो इस तरह भारत में हरित क्रांति आई। अब हम बात करते हैं हरित क्रांति की कुछ प्रमुख विशेषताओं की। तो हरित क्रांति की सबसे पहली विशेषता है उन्नत उत्पादकता बीज कार्यक्रम, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड प्रोग्राम। भारत में इस प्रकार के बीजों का प्रयोग 1960 के बाद शुरू हुआ। इस प्रकार के बीजों के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य यह नहीं था कि खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को बढ़ाया जाए, बल्कि मुख्य जोर इस बात पर दिया जा रहा था कि खाद्यान्न के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो फ्रेंड्स, भारतीय हरित क्रांति की सबसे पहली जो विशेषता थी वो यही थी कि उन्नत उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग किया गया था। मतलब ऐसे बीज का प्रयोग किया गया था जिससे ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी फसल उग सके। इसके अलावा एक अन्य विशेषता है उर्वरक का उपयोग, यूजेस ऑफ फर्टिलाइज़र। अब हरित क्रांति की दूसरी प्रमुख विशेषता यही है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ किया गया। जो नई कृषि तकनीक थी उसमें उर्वरक का उचित उपयोग भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि उर्वरक प्रयोग के बगैर उन्नत बीज वाली फसल ज़्यादा प्रभावी साबित नहीं हो पाती। ठीक है दोस्तों, मतलब बीज को तो मतलब अच्छे क्वालिटी के बीज को तो मतलब बो दिया गया था खेतों में, बट अगर अच्छे से फर्टिलाइज़र उन बीजों को नहीं मिलता है तो वो बीज अच्छे से उग नहीं पाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र का उपयोग इसकी दूसरी विशेषता थी। इसके अलावा सिंचाई का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ इरिगेशन, ये भी एक प्रमुख विशेषता थी। हरित क्रांति की विशेषता के रूप में सिंचाई का विस्तारण भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब देखिए दोस्तों, ये जो बीज थे, ये जो हाई क्वालिटी के अच्छी क्वालिटी के बीज थे, इनको उगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में इनको सिंचाई की आवश्यकता होती है। और जो नॉर्मल खेती होती है, कृषि होती है, उसमें भी सिंचाई के अच्छे साधनों की आवश्यकता होती है, और सिंचाई के साधन के अभाव में ही कृषि ज़्यादातर बेकार हो जाती है। तो अब सिंचाई के साधनों को विकसित किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई के साधनों का प्रबंध किया गया ताकि फसलों को नुकसान ना पहुँचे। तो हरित क्रांति में सिंचाई के साधनों का विस्तार किया गया, एक्सटेंड किया गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं बहुत ही मतलब शॉर्ट पॉइंट्स में आपको समझा रहा हूँ विशेषताएं। अब देखिए ये विशेषताएं कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको हल्की हल्की भी समझ में आ जाएंगी तो आप काफ़ी अच्छे से बनाकर अपना आंसर लिख सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में परियोजनाएं वगैरह डिस्कस नहीं हो रही हैं। कि जैसे कि अब सिंचाई को लेकर सरकार ने कई सारी परियोजनाएं शुरू की, अब मैं उनको आपको नहीं बता रहा हूँ ताकि चैप्टर ज़्यादा लेंथी ना हो और आपकी समझ में आ जाए। तो ये सारी विशेषताएं थी हरित क्रांति की। इसके अलावा कुछ और भी विशेषताएं थी, जैसे कि अब हरित क्रांति की एक विशेषता थी कि कीटनाशकों के प्रयोग को बढ़ाया गया। मतलब पहले क्या था कि जो कृषि वगैरह होती थी उसमें कीटनाशक दवाओं वगैरह का, पेस्टिसाइड्स वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाता था, बट अब इसमें किया जाने लगा। अब कीटनाशक और फर्टिलाइज़र में अंतर क्या है, देखो। जो पेस्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक होते हैं, उनका काम होता है कि जो अब कीटनाशक, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, जो बेकार चीज़ है
खेत में उसको ख़त्म करना। बेकार चीज़ क्या है, जैसे कि कीड़े वगैरह आ जाते हैं जो फसल को ख़राब कर देते हैं, तो उनको मारना, नष्ट करना, पहली चीज़ ये हो गई। बट इसके अलावा कई बार फसल के साथ कोई बेकार फसल जैसे कि घास फूस उग जाती है, अगर वो बहुत ज़्यादा उग जाए तब भी फसल को नुकसान पहुंचता है, तो उसको भी नष्ट करना, ये कीटनाशकों के प्रयोग के द्वारा किया जाता है। तो कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ा। इसके अलावा एक प्रमुख विशेषता ये थी कि कृषि ऋण, एग्रीकल्चरल लोन। अब देखिए, किसान क्या करते थे कि अब अपने खेत को बचाने के लिए साहूकारों वगैरह के जाल में फंस जाते थे। वो किसी गैर संस्थागत निकाय से उधार ले लेते थे, जिसके कारण वो कर्ज के दलदल में फंस जाते थे। अब उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, कई बार उनके खेत भी उनके हाथ से चले जाते थे। अब सरकार चाहती थी कि देश में खाद्यान्न की उन्नति हो, खाद्यान्न आगे बढ़े, तो खाद्यान्न तो तभी बढ़ेगा ना जब किसान सशक्त होंगे। तो किसानों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें पैसा देना ज़रूरी था। तो इसके लिए अब सरकार ने लोन की व्यवस्था की, मतलब कृषि के लिए लोन भी प्रोवाइड किया। अगर डिटेल में पढ़ें तो हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि सरकार ने कई सारे बैंकों को अधिकृत किया जो इन्हें किसानों को खाद्यान्न के लिए लोन प्रोवाइड करे, ताकि जो किसान है वो कृषि कर सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बात कर ली कि हरित क्रांति क्या है, हमने एक बैकग्राउंड को भी देख लिया और बात कर ली हरित क्रांति की विशेषताओं की, कि हरित क्रांति में नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया था, नए किस्म के बीज का, कीटनाशकों का प्रयोग वगैरह वगैरह किया गया था। ये सारी बातें अभी हमने समझ ली। अब मेन टॉपिक आता है कि अब आखिर इसका रिजल्ट क्या निकला, कहाँ तक ये मतलब सफल रही हरित क्रांति। अब इसकी बात करते हैं कि आखिर क्या प्रभाव था। तो अब हम बात करने जा रहे हैं हरित क्रांति के प्रभाव की। हरित क्रांति के दो प्रभाव थे, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। मतलब हरित क्रांति के पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुए और नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट की, सकारात्मक प्रभाव की। तो सबसे पहला सकारात्मक प्रभाव हरित क्रांति का ये हुआ कि हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप वर्ष 1978-79 में 131 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ और भारत विश्व के सबसे बड़े कृषि उत्पादक देश के रूप में स्थापित हो गया। अब भारत की गिनती जो सबसे बड़े कृषि उत्पादक देश थे उनमें होने लगी। हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल की अधिक उपज देने वाली किस्मों के तहत फसल उत्पादन में वृद्धि हुई, फसल के क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई। तो देखिए दोस्तों, सकारात्मक जो पहला एक पॉजिटिव पॉइंट था ये कि फसल के उत्पादन में जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी बढ़ गया। इसके अलावा खाद्यान्न आयात में कमी, भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया और केंद्रीय पूल में पर्याप्त भंडार था। यहाँ तक कि भारत खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में था। खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति शुद्ध उपलब्धता में भी वृद्धि हुई है। तो देखिए दोस्तों, एक दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है, पॉजिटिव प्रभाव इम्पैक्ट ये है कि अब खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो गया। खाद्यान्न का मतलब समझ रहे हैं, जो खाने वाले मुख्य आहार हैं जैसे कि गेहूँ, चावल, दाल, तिलहन, मटर, ये जो चीज़ हैं इसमें भारत आत्मनिर्भर हुआ। खाद्यान्न अब भारत आयात करने के बजाय इतना भारत के पास हो गया कि भारत निर्यात भी कर सकता था, और भारत करता भी है। जब अफ़गानिस्तान हो गया, दक्षिण मतलब कोई दूसरे देश हो गए, तो वहाँ पर कभी अकाल वगैरह पड़ता है तो भारत मदद के तौर पर अपने अनाज को देता भी है। तो मदद तभी इंसान करता है जब उसके पास कुछ एक्स्ट्रा हो। तो ये सबूत है कि भारत के पास एक्स्ट्रा है। आत्मनिर्भर होने के साथ ही साथ खाद्यान्न के मामले में भारत काफ़ी आगे बढ़ चुका है। इसके साथ ही किसानों को लाभ, हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई। कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु किसानों द्वारा अपनी अधिशेष आय का पुनः निवेश किया गया। अब जो फायदा हुआ किसानों को, किसानों ने उसे और ज़्यादा कृषि में ही लगा दिया। मतलब जो बेनिफिट उन्हें कृषि से हुआ उसे और कृषि में लगा दिया, इससे कृषि उत्पादन और भी ज़्यादा बढ़ा। 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले बड़े किसानों को इस क्रांति से विशेष रूप से विभिन्न आदानों जैसे HYV, बीज, उर्वरक, मशीन आदि में बड़ी मात्रा में निवेश करने से लाभ प्राप्त हुआ और इससे पूंजीवादी कृषि को भी बढ़ावा
मिला। तो फ्रेंड्स, किसानों को काफ़ी फ़ायदा हुआ, स्पेशली जो बड़े किसान थे उन्हें ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अब पूंजीवादी कृषि को भी इससे बढ़ावा मिला। यहाँ मतलब ये है कि अब वो इतनी ऐसी स्थिति में आ गए कि अब वो अपने अनाजों को अच्छे से बेच सकते थे और वो उससे मतलब अच्छे से पैसा कमा सकते थे। एक तरह से वो मार्केट में अब अपना सामान बेच सकते थे काफ़ी अच्छे से। इसके साथ ही औद्योगिक विकास, हरित क्रांति ने बड़े पैमाने पर कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा दिया, जिससे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, कंबाइन, डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर, पंपिंग सेट इत्यादि विभिन्न प्रकार की मशीनों की मांग उत्पन्न हुई। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, खरपतवारनाशी आदि की मांग में काफ़ी वृद्धि हुई है। अब देखिए दोस्तों, इस हरित क्रांति के कारण औद्योगिक विकास हुआ है। स्पेशली कृषि के क्षेत्र में जो तकनीक आई है वो अब मशीनीकरण पर आधारित हो गई है। कृषि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर इनका प्रयोग बढ़ा है, तो इससे औद्योगिक विकास हुआ है। इसके अलावा इसका एक सकारात्मक प्रभाव है ग्रामीण रोजगार। अब बहुफसली और उर्वरकों के प्रयोग के कारण श्रम बल की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अब हरित क्रांति के तहत बहुफसली फसल उगाई जा रही थी, उर्वरकों का प्रयोग हो रहा था, तो इसके कारण अब श्रम की आवश्यकता बढ़ी, श्रम की मांग बढ़ी। हरित क्रांति से न केवल कृषि श्रमिकों हेतु बल्कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए भी कारखानों और पनबिजली स्टेशनों से संबंधित सुविधाओं का निर्माण होने से रोजगार के विभिन्न अवसर निर्मित हुए। मतलब कि हरित क्रांति के कारण रोजगार को भी बढ़ावा मिला, कि खेतों में तो रोजगार को बढ़ावा मिला ही मिला, बट अब जो औद्योगिक श्रमिक थे उन्हें भी बढ़ावा मिला, कारखानों आदि में काम करने में उन्हें मतलब बढ़ावा मिला, क्योंकि अब मशीनों की आवश्यकता थी, तो मशीन भी तो बनाई जाएंगी और मशीन बनाने के लिए श्रमिक चाहिए जो भी हैं। कारखानों और जो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बन रही थी, तो वहाँ पर रोजगार में काफ़ी वृद्धि हुई। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ और भी पॉजिटिव पॉइंट हैं, बट अभी तक हमने काफ़ी बात कर ली हरित क्रांति के पॉजिटिव इम्पैक्ट की, बट अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट की, कि इसके नकारात्मक प्रभाव क्या थे। इसके नकारात्मक प्रभाव भी बहुत हैं, तो आइए अब हम एक एक करके उन सभी को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला नकारात्मक प्रभाव है गैर खाद्य अनाज शामिल नहीं। देखिए दोस्तों, हरित क्रांति के कारण मतलब खाद्यान्न का उत्पादन तो बढ़ा, पर इसमें जो गैर खाद्यान्न फसलें होती हैं उनको शामिल नहीं किया गया। देखिए, हालांकि गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का सहित सभी खाद्यान्न का उत्पादन क्रांति स्तर पर हुआ, लेकिन अन्य फसलों जैसे मोटे अनाज, दलहन और तिलहन को हरित क्रांति के दायरे से बाहर रखा गया था। कपास, जूट, चाय और गन्ना जैसी प्रमुख व्यावसायिक फसलें भी हरित क्रांति से लगभग अछूती रही। कहने का मतलब है, जो व्यापारिक फसलें होती हैं, जिनसे जो वाणिज्य व्यापार होता है वो ज़्यादा होता है, तो वो उन फसलों को हरित क्रांति में शामिल नहीं किया गया। अब दूसरा नकारात्मक प्रभाव या इम्पैक्ट है HYVP का सीमित कवरेज। अब देखिए, अधिक उपज देने वाला किस्म कार्यक्रम, जो हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम चलाया जा रहा था, जिसमें हाई क्वालिटी के बीज मतलब उपलब्ध कराए जा रहे थे, केवल 5 फसलों गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का तक ही सीमित था। मतलब जो अच्छी क्वालिटी के जो बीज थे वो बस 5 फसलों में ही प्रयोग किए गए थे। अच्छी गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा इन्हीं तक वो सीमित थे। इसलिए गैर खाद्यान्नों को नई रणनीति के दायरे से बाहर रखा गया। गैर खाद्य फसलों में HYV बीज या तो अभी तक विकसित नहीं हुए थे या किसान उनके प्रयोग हेतु जोखिम उठाने को तैयार नहीं थे। इसके अलावा इसका एक जो बड़ा नकारात्मक प्रभाव था, नेगेटिव इम्पैक्ट था, वो ये कि क्षेत्रीय असमानताएं थीं। हरित क्रांति प्रौद्योगिकी ने अंतर क्षेत्रीय और अंतर क्षेत्रीय स्तरों पर आर्थिक विकास में असमानताओं को और अधिक बढ़ाया। हरित क्रांति का प्रभाव अभी तक कुल फसली क्षेत्र के 40% पर ही दिखा है। 60% क्षेत्र अभी भी इससे अछूता है। इसका सबसे अधिक प्रभाव उत्तर में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिण में आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में है। इसका प्रभाव असम, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा सहित
पूर्वी क्षेत्र तथा पश्चिमी एवं दक्षिणी भारत के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में शायद ही हुआ हो। हरित क्रांति ने केवल उन्हीं क्षेत्रों को प्रभावित किया जो पहले से ही कृषि की दृष्टि से बेहतर स्थिति में थे। इस प्रकार हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानता की समस्या और बढ़ गई है। तो देखिए दोस्तों, अब इसका एक नेगेटिव जो इम्पैक्ट पड़ा हरित क्रांति का, ग्रीन रिवॉल्यूशन का, वो था क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि। अब जो किसान हैं उनमें अमीरी गरीबी का अंतर बहुत बढ़ गया है। अब जो उत्तर भारत के जो किसान हैं, स्पेशली पंजाब हरियाणा, ये जो किसान हैं वो अगर उड़ीसा राज्य की तुलना करें अगर हम उनके किसानों से, तो उड़ीसा के किसान पंजाब हरियाणा की तुलना में बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के किसान उनकी तुलना में बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं पंजाब वगैरह की। तो इसका कारण एक हरित क्रांति भी है। अब बिहार, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, असम है, इन राज्यों में या उड़ीसा वगैरह में, यहाँ पर हरित क्रांति का कोई मतलब हमें कुछ सक्सेस हरित क्रांति की देखने को नहीं मिलती है। और सरकार ने जो सब्सिडी वगैरह दी या जो अच्छे बीज वगैरह उपलब्ध कराए या सरकार ने जो ध्यान दिया वो ज़्यादातर उन्हीं क्षेत्रों पर हरित क्रांति लाने में दिया जहाँ पर पहले से ही संसाधन मौजूद थे या जहाँ पर कृषि की दृष्टि से किसान पहले से ही संपन्न थे। रसायनों का अत्यधिक उपयोग। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप उन्नत सिंचाई परियोजनाओं और फसल किस्मों हेतु कीटनाशकों और सिंथेटिक नाइट्रोजन उर्वरकों का बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ। कीटनाशकों के गहन उपयोग से जुड़े उच्च जोखिम के बारे में किसानों को शिक्षित करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया। आमतौर पर अप्रशिक्षित खेतिहर मजदूरों द्वारा निर्देशों या सावधानियों का पालन किए बिना ही फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता था। इससे फसलों को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होता है और यह पर्यावरण और मिट्टी के प्रदूषण का कारण भी बनता है। तो देखिए दोस्तों, एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि अब कीटनाशकों का उपयोग तो हरित क्रांति के कारण बढ़ गया, बट उसका एक डिसएडवांटेजेस निकला कि अब कोई जो किसान थे वो इतने जागरूक नहीं थे कि उन्हें कैसे इनका उपयोग करना है। तो उन्होंने बिल्कुल मतलब ऐसे इन चीज़ों का उपयोग किया जिससे कि फ़ायदे की जगह नुकसान हुआ। कई बार किसान को खुद भी इन कीटनाशकों का नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि कई सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, जैसे कि अपने फेस को ढकना पड़ता है। तो उन्होंने बिना अपने फेस को ढके इन फसलों पर छिड़काव किया कीटनाशकों वगैरह का। इससे मिट्टी को नुकसान हुआ, प्रदूषण हुआ, फसलों को भी नुकसान हुआ, खुद किसान को भी नुकसान हुआ, उसकी हेल्थ को भी नुकसान हुआ। तो रसायनों का अत्यधिक प्रयोग से कुछ एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। इसके अलावा पानी की खपत, ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट था, एक नकारात्मक प्रभाव था। हरित क्रांति में शामिल की गई फसलें जल प्रधान फसलें थीं, मतलब ऐसी फसलें थीं जो जल ज़्यादा लेती थी, ज़्यादा जल ग्रहण करती थीं। इन फसलों में से अधिकांश अनाज यानी कि खाद्यान्न की फसलें थीं जिन्हें लगभग 50% जल आपूर्ति की आवश्यकता होती है। नहर प्रणाली की शुरुआत की गई। इसके अलावा सिंचाई पंपों का उपयोग भी बढ़ा, जिसने भूजल यानी कि भूमिगत जो जल होता है, अंडरग्राउंड वाटर होता है, उसके स्तर को और भी नीचे ला दिया। जैसे गन्ना और चावल जैसी अधिक जल आपूर्ति की आवश्यकता वाली फसलों में गहन सिंचाई के कारण भूजल स्तर में गिरावट आई है। पंजाब एक प्रमुख गेहूं और चावल की खेती वाला क्षेत्र है, इसलिए यह भारत में सबसे ज़्यादा जल की कमी वाले क्षेत्रों में से एक है। तो मतलब देखिए दोस्तों, अब हरित क्रांति तो काफ़ी हद तक अनाज का उत्पादन उसमें बढ़ाया गया, बट उससे एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा कि पानी की खपत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जो अंडरग्राउंड वाटर था उसके लेवल में कमी आई। इसके अलावा मृदा और फसल उत्पादन पर प्रभाव, अब एक नकारात्मक प्रभाव मृदा यानी कि मिट्टी और फसल पर भी पड़ा। देखिए, फसल उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए बार बार एक ही फसल चक्र को अपनाने से मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। नए प्रकार के बीजों की ज़रूरतों के हिसाब से किसानों द्वारा उर्वरकों का अधिक उपयोग किया गया। इन क्षारीय रसायनों के उपयोग से मिट्टी के pH स्तर में बढ़ोतरी हो गई है।
मृदा में जहरीले रसायनों के उपयोग से लाभकारी रोगजनकों नष्ट हो गए, जिससे उपज में और गिरावट आई। तो देखिए दोस्तों, इसका एक जो नकारात्मक प्रभाव है हरित क्रांति का, वो है मृदा के ऊपर, फसल के ऊपर। अब जो मिट्टी है वो कम उपजाऊ हो गई, लगातार उसमें फर्टिलाइज़र डाल कर उसको ऐसा कर दिया कि अगर उसमें आप फर्टिलाइज़र आप नहीं डालोगे तो आप वो आपको उपज नहीं देगी, और अब बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालना पड़ रहा है अब आपको। तो जो मृदा है, मिट्टी है, उसकी जो उर्वरता थी, फर्टिलिटी थी, अब वो बहुत कम हो चुकी है। और फर्टिलाइज़र वगैरह ने ऐसे मतलब मिट्टी को बना दिया है कि जो मिट्टी में जो अच्छे ऑर्गेनिज़्म थे, जो मिट्टी को अच्छा करते थे, उन ऑर्गेनिज़म्स को भी उसने मार दिया है, नष्ट कर दिया है, जिससे मिट्टी की उपज में गिरावट आई है। अब फसल उपज उतनी अच्छी नहीं हो पा रही। इसके साथ ही बेरोजगारी, पंजाब को छोड़कर कुछ हद तक हरियाणा में हरित क्रांति के तहत कृषि यंत्रीकरण ने ग्रामीण क्षेत्रों में खेतीहर मजदूरों के मध्य व्यापक स्तर पर बेरोजगारी को बढ़ाया है। इसका सबसे ज़्यादा असर गरीब और भूमिहीन मजदूर पर देखा गया है। तो देखो दोस्तों, एक तरफ हरित क्रांति से रोजगार भी बढ़ा, जैसे कि अब फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, यंत्र बनाने के लिए लोग चाहिए, तो फैक्ट्री वगैरह में तो रोजगार लोगों को मिल गया, यंत्र वगैरह, मशीन वगैरह बनाने के लिए, फर्टिलाइज़र तैयार करने के लिए। बट जो खेतों में जो काम करते थे लोग, अब मशीनें उनका, एक मशीन कई सौ लोगों का काम कर देती है। तो अब कई सौ लोग जो हैं मतलब, तो अब वो बेरोजगार हो रहे हैं, तो बेरोजगारी भी बढ़ रही है। इसके अलावा इसका एक बड़ा नकारात्मक प्रभाव है स्वास्थ्य पर। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे फॉस्फामिडोन, मेथोमाइल ट्राइजोफोस और मोनोक्रोटोफॉस के बड़े पैमाने पर उपयोग के परिणाम स्वरूप कैंसर, गुर्दे का फेल होना, मृत शिशुओं और जन्म दोषों सहित कई गंभीर स्वास्थ्य बीमारियां उत्पन्न हुई हैं। तो देखिए दोस्तों, अब बड़े पैमाने पर उर्वरकों का, फर्टिलाइज़र का, पेस्टिसाइड्स का, जो कीटनाशक दवाएं हैं, उनका प्रयोग होता है। तो जो इन केमिकल्स के प्रयोग से इन केमिकल्स का प्रयोग होता है और वो फसलें हम खाते हैं, और मिट्टी में मतलब इन पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र को डाला जाता है। फिर उस मिट्टी से जल प्रदूषण भी होता है, मृदा प्रदूषण भी होता है। तो कई सारे पॉल्यूशन वगैरह होने के कारण इसका असर ह्यूमंस पर पड़ता है। देखिए, फसल में भी कुछ कमी है, क्योंकि हम वो वैसी फसल खा रहे हैं जो कि इन दवाओं से मतलब उगी है, तो उससे हमारे ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। बट ये जो दवाएं हैं, ये जो केमिकल्स हैं, वो मिट्टी में डाले जाते हैं, तो मिट्टी भी ख़राब होती है, और वो मिट्टी कांटेक्ट करती है। जब बारिश वगैरह ज़्यादा आ जाएगी तो यहाँ का जो फर्टिलाइज़र होता है खेतों का, वो बहकर चला जाता है पानी में। तो अब नदियाँ भी बेकार हो जाती हैं, जिससे कि पशु वगैरह उस नदी का पानी पीते हैं, तो उनके ऊपर इफ़ेक्ट होता है। ह्यूमंस के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो कई सारी बीमारियाँ देखी जा रही हैं इन फसलों के कारण। तो दोस्तों, यहाँ पर ये हमने डिस्कस कर लिया कि हरित क्रांति के क्या नकारात्मक परिणाम थे। अब देखिए, सकारात्मक परिणाम बहुत सारे थे और नकारात्मक परिणाम दोनों ही बहुत सारे थे। अब नकारात्मक परिणामों से बचने की आवश्यकता है। सकारात्मक परिणाम तो ये है कि अब भारत कम से कम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। भारत को अब किसी से आयात करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक इसका अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। बट इसके जो नकारात्मक प्रभाव हैं, उनके प्रति किसानों को जागरूक करना आवश्यक है। और इन सब में जो सबसे बड़ा जो नकारात्मक प्रभाव मुझे लगता है, वो है मृदा पॉल्यूशन। अब जो मिट्टी है वो अनउपजाऊ होती जा रही है, और मिट्टी अनउपजाऊ हो रही है, और स्वास्थ्य पर जो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है अत्यधिक कीटनाशक और उर्वरक का इस्तेमाल करने से। तो ये प्रमुख नकारात्मक प्रभाव हैं ह्यूमंस के लिए। तो इसकी ओर जल्द से जल्द ध्यान देने की आवश्यकता है। कई सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं सरकार के द्वारा, बट इसमें और भी मतलब प्रमुखता के साथ जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर पूरी तरह ख़त्म होता है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में इसके आगे आने वाली जो भी चैप्टर्स हैं, वो भी उनकी वीडियोज़ भी आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर भेजें। थैंक यू।